हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द जेएसवी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं हम लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, बिंदास होंगे और इस लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। तो बच्चों, ये है क्लास 10 का चैप्टर नंबर आपका जो विद्युत धारा चला था उसका लेक्चर नंबर 4। ठीक है, अभी तक हम इस चैप्टर के अंदर 3 लेक्चर कर चुके हैं, ये लेक्चर नंबर 4 है। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम समझेंगे कि विद्युत परिपथ क्या होता है, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न युक्तियां जैसे सेल, बैटरी, वोल्ट मीटर, अमीटर, ये सब के बारे में भी जानेंगे। और साथ ही साथ एट द एंड विद्युत धारा के बारे में भी समझेंगे कि विद्युत धारा है क्या चीज। क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं जो अगला टॉपिक रहेगा वो विद्युत धारा से संबंधित रहेगा। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लें और साथ के साथ नोट्स बनाएंगे आप। चलिए भाई, तो सबसे पहले समझते हैं विद्युत परिपथ क्या होता है। ठीक है, विद्युत परिपथ क्या होता है? एक बंद पथ होता है जिसमें विभिन्न युक्तियां लगी होती हैं। ठीक है, समझिए, विभिन्न विद्युतीय युक्तियां जब एक बंद पथ में जुड़ी हों तो ऐसे बंद पथ को विद्युतीय परिपथ कहते हैं। क्या मतलब है इस बात का? समझिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक तार लिया और इस तार के अंदर एक रेजिस्टेंस लगा दिया। सर, रेजिस्टेंस मतलब, आप रेजिस्टेंस का मतलब कुछ ऐसे समझ सकते हो, कोई भी विद्युतीय युक्ति जो ऊर्जा की खपत करती हो। जैसे आप इसकी जगह बल्ब समझ सकते हो, पंखा समझ सकते हो, ठीक है, कूलर समझ सकते हो, ऐसी कोई भी चीज जो विद्युत को कंज्यूम करे। ठीक है, तो ये क्या, प्रतिरोध लगा दिया। या आप सिंपल सी भाषा में इसको लोड कह सकते हो, लोड। ठीक है, ये क्या है? लोड है जो बिजली की खपत करेगा, बिजली की खर्चा करेगा। ठीक है, और हमने इसमें एक बैटरी या सेल लगा दिया, सेल लगा दिया। अगर आप बैटरी बनाना चाहो तो बैटरी बना लेंगे। चलो, ये बैटरी बना दी। सर, ये कैसी बैटरी है बताएंगे। अभी ये बैटरी का सिंबल है, बस इतना सा जान लीजिए, ये धन टर्मिनल और ये ऋण टर्मिनल। और इसमें इस जगह पे एक स्विच लगा देते हैं। ठीक है, और यहां लगा देते हैं इसमें अमीटर। ठीक है, और इस जगह लगा देते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, ये जो बनाया है मैंने इसको बोलते हैं परिपथ। ठीक है, क्या बात है? विभिन्न विद्युतीय युक्तियां, ऐसी मशीनें या ऐसी युक्तियां या ऐसे यंत्र जो विद्युत से चलते हैं अथवा करंट से चलते हैं, उन्हें बोला गया है विद्युतीय युक्तियां। जब एक बंद पथ में जुड़ी हो तो इस पथ को देखो, ये क्या है? एकदम बंद है, क्लोज है, यानी रोटेट करके वहीं आ जा रहे हैं। ठीक है, जैसे यहां से चलेंगे तो घूम फिर के यहीं आए, तो ये क्या, एक बंद पथ हो गया। ये क्या हो गया? बंद पथ हो गया। जब एक बंद पथ में जुड़ी होती है विभिन्न युक्तियां, जैसे वोल्ट मीटर लगा दिया, आमीटर लगा दिया, स्विच लगा दिया, बैटरी लगा दी, प्रतिरोध लगा दिया, तो विभिन्न युक्तियां बंद पथ में जुड़ी होती है। तो इस बंद पथ को, ये जो बंद पथ है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं परिपथ। इसे क्या बोलते हैं जी? परिपथ। ठीक है, तो परिपथ क्या है? 1-2 नंबर में अक्सर बोर्ड में पूछ लिया जाता है कि विद्युत परिपथ क्या होता है। विभिन्न विद्युत युक्तियां जब एक बंद पथ में जुड़ी होती हैं तो ऐसे बंद पथ को क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ चीजें देखिए एक एक करके, इन सब के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। वोल्ट मीटर क्या है, आमीटर क्या है, स्विच क्या है, बैटरी क्या है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा बस ये जान लो कि यहाँ पर जो वोल्ट मीटर लगाया है, यहाँ जो आमीटर लगाया, आमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को, इसको बस याद रखना, मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, जबकि आमीटर, जबकि आमीटर, आमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, जाता है। अब श्रेणी क्या है, समांतर क्या है, ये सारी चीजें समझेंगे आगे आने वाले लेक्चर में। अभी बस इतना याद रखिए, वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि आमीटर कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं विद्युत परिपथ क्लियर हो गया हो। अब जरा विभिन्न युक्तियों के बारे में जान लो, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाली कुछ युक्तियां तथा उनके प्रयुक्त। ठीक है, जैसे आपकी जो सर्किट होती है, ठीक है, जो सर्किट होती है, उस सर्किट के अंदर, उस परिपथ के अंदर, सर्किट अंग्रेजी वर्ड है और
परिपथ हिंदी वर्ड है। उस परिपथ के अंदर जो युक्तियां यूज हो रही हैं, छोटे छोटे जो कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, उन कंपोनेंट के क्या नाम है, क्या काम है, और वो कंपोनेंट को सिंबल क्या है, उस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए सेल। सेल आप लोगों ने देखा होगा, इमेज आप देख पा रहे हो, ये क्या हमारा सेल है। सर ये क्या बना रखा है बेटा, इसको काट करके अगर देखेंगे तो काट करके अगर अंदर से देखेंगे तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा सेल, ठीक है। अगर इस सेल को इसके अंदर से इसको काटेंगे तो काट के देखेंगे तो कुछ ऐसा ये दिखेगा, ठीक है। सर सेल क्या होता है, ठीक है। तो सेल के अंदर क्या होता है, केमिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, केमिकल्स। इसके अंदर क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। कभी सेल को खोल के देखा हो तो केमिकल, रासायनिक पदार्थ होते हैं। रासायनिक पदार्थ क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ। तो सेल एक ऐसी युक्ति है, और सेल से क्या लेते हैं हम, करंट ले रहे होते हैं। क्या निकाल रहे होते हैं, करंट। तो एक ऐसा पदार्थ या एक ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में, उसे क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, सेल। तो सेल क्या है, एक ऐसी युक्ति, एक ऐसी युक्ति, ऐसी युक्ति या यंत्र, एक ऐसी युक्ति या यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को, ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता हो, विद्युत ऊर्जा में, ऊर्जा में बदलता हो, बदलता हो, उसे, उसे सेल कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। अर्थात रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलेगा, या रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है जी। तो सेल क्या है, एक ऐसी युक्ति, एक ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, उसे क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। इस सेल के अंदर क्या भरा होता है, केमिकल भरे होते हैं, रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं। तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है उसको बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। और ये रासायनिक ऊर्जा जब किसी परिपथ में लगाई जाती है, ये जो सेल है, ये जो युक्ति है, जब किसी परिपथ में लगाई जाती है तो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देती है, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। चलिए आगे समझिए। अब समझिए बैटरी क्या, बैटरी आप देख पा रहे हो, ठीक है। अच्छा ये भी बैटरी है। सर ये कैसी बैटरी है, हाँ अभी समझाएंगे इसको भी। बैटरी क्या होती है, सिंपल, विभिन्न सेलों को, विभिन्न सेलों को एक सीरीज में जोड़ दें, यानी एक क्रम में जोड़ दें, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, सेल। या सिंपल सा कहें कि सेलों का संयोजन, यानी सेलों को जोड़ जोड़ के जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं, ठीक है। सेलों के संयोजन को, सेलों के संयोजन को, संयोजन को, संयोजन को बैटरी कहते हैं, बैटरी, बैटरी कहते हैं, ठीक है। जरा पीछे आ जाओ, कुछ चीज मिस हो गया है, उसको बताना भूल गए। समझिए, देखिए सेल आप लोगों ने समझ लिया था, सेल क्या चीज है, ठीक है। एक ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, उसे सेल बोलते हैं। अब यहाँ पर तो ये सेल ऐसे बनाया हुआ है, लेकिन जब विद्युतीय परिपथों में हम यूज करेंगे, ठीक है, तो सेल को इस तरीके से डिजाइन नहीं करेंगे, इस तरीके से नहीं ड्रॉ करेंगे। तो सर कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरीके से। ये सेल का प्रतीक है, ये क्या है, सेल का प्रतीक, सेल का प्रतीक। सब प्रतीक मतलब इसको कैसे दर्शाया जाता है, ठीक है। इसमें ये जो बड़ा वाला हिस्सा है इसको धन टर्मिनल बोलते हैं, और जो छोटा वाला है उसमें ऋण टर्मिनल बोलते हैं। ये क्या आपके सेल है, ये क्या बनाया हुआ है, सेल है, सेल का प्रतीक है। प्रतीक का मतलब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, ऐसे समझिए कि मंदिर बनाना है, तो सिंपल हम ग्राफ पेपर पे किस तरीके से बना देते हैं, मैप पर इस तरीके से बना देते हैं। ये हमारा मंदिर का सिंबल हो गया, प्रतीक हो गया। इसी प्रकार सेल का, इस सेल का प्रतीक क्या है, ये है। जब हम कोई भी परिपथ बनाएंगे तो सेल को ऐसे दर्शाएंगे। सर कैसे, जरा समझो। मान लीजिए ये मैंने एक लोड लगा दिया और इसमें सेल लगाना है, तो ये सेल का सिंबल हो गया। ये क्या बनाया हुआ है, इसका मतलब यहाँ ये जो देख रहे हो आप, ये सेल है और ये कोई लोड है। लोड कुछ भी हो सकता है, पंखा या बल्ब या कोई मोटर, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ सेल आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अच्छा बैटरी, अच्छा बैटरी को देख रहे थे, तो सेलों का जो संयोजन है उसे क्या बोलते हैं, बैटरी। सर सेलों का संयोजन मतलब सेलों को जोड़ करके जो बनेगा उसे बोलेंगे बैटरी। सर यहाँ तो सिंगल सी एक बैटरी दिख रही है, अगर आप इसको खोल करके देखोगे, इसको खोल के देखोगे तो इसमें शायद जहां तक मुझे याद है 6 सेल देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरीके से, 1 2 3, अगर खोल के देखोगे तो 4 5 6,
ठीक है। इस प्रकार के छोटे छोटे 6 सेल मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। उन 6 सेलों को जोड़ करके इसको कवर कर दिया गया है। तो ये क्या बन गई, ये बैटरी बन गई। जैसे आप इस इमेज में देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको सेल अलग अलग दिख रहे होंगे क्लियरली। ठीक है, यहाँ पे सेल आपको दिख रहे होंगे। एक सेल ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, ऐसे करके देखो कुछ पीछे भी लगा रखे हैं, ये लगा रखे हैं, अगर देखो तो ये क्या है, सेलों को जोड़ रखा है। जोड़ करके जो बनाई हुई है, ये वो बैटरी बनी है। यानी सेलों के संयोजन को क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। और ये कौन सी बैटरी, ये लिथियम आयन बैटरी है। ठीक है, लिथियम सेल है। तो बैटरी क्या है, सेलों के संयोजन को सिंपल बैटरी बोलते हैं। इसमें आपको सेल जुड़े हुए दिख रहे हैं, इसके अंदर हैं सेल जो जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। अब बैटरी को दर्शाते कैसे हैं, बैटरी का सिंबल क्या है। ठीक है, बैटरी का प्रतीक, बैटरी का प्रतीक। जैसे अभी सेल को कैसे दर्शाते हैं, ऐसे ही बैटरी को कैसे दर्शाते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये एक सेल बन गया। ठीक है, अब ये दूसरा सेल तैयार हो गया। ठीक है, ये तीसरा सेल तैयार हो गया, ये चौथा सेल तैयार हो गया। तो ध्यान से देखोगे, 1 2 3 4, 4 सेल लगाए हुए हैं। तो ये क्या है, 4 सेल मिलकर के, यानी सेलों का संयोजन क्या कहलाता था, बैटरी कहला रहा था। तो ये क्या है, बैटरी है। और ये आपकी इच्छा है कितने सेल लगाओगे, 2 लगाने, 3 लगाने, 4 लगाने, जितने भी लगाओ। तो ये किसका सिंबल हो जाएगा, ये बैटरी का सिंबल हो जाएगा। ये क्या है, आपकी बैटरी। परिपथ में कैसे यूज होगी सर, जरा देखिए। मान लीजिए ये कोई लोड है, लोड का मतलब अभी आप लोग ऐसे समझोगे कि मैंने कोई बल्ब लगा रखा है, लोड से ऐसा मतलब समझिए। और इस लोड को मैंने क्या कर दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर 3 सेल लगा दिए। तो ये क्या है, ये जो आप देख रहे हो ये बैटरी है। ये क्या है, आपका बैटरी। ठीक है जी, ये बैटरी का सिंबल है, आपको अच्छे से याद रखना है, यूज होंगे आगे ये सभी। आगे देखिए, आप समझिए स्विच। ठीक है, हिंदी में कुंजी बोलते हैं। अब कुंजी क्या है, देखिए कुंजी दो स्थितियों में मिलेगी, या तो ऑन मिलेगी या ऑफ मिलेगी, अर्थात चालू मिलेगी या बंद मिलेगी। समझिए, तो बंद स्विच का मतलब है भाई यहाँ ऑन। ठीक है, ऑन स्विच, ऑन स्विच, यानी स्विच को ऑन किया हुआ है। चलिए, तो स्विच को क्या कर रखा है, ऑन कर रखा है। तो ऑन स्थिति में देखो स्विच का सिंबल क्या है, पहले बता दें कि स्विच होता क्या है। देखिए स्विच का काम क्या है, धारा को जोड़ना या तोड़ना, यानी परिपथ को जोड़ने या तोड़ने का काम होता है। ठीक है, ये क्या करती है, किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को बंद या चालू करने का काम करती है। ठीक है, तो बताओगे स्विच एक ऐसा यंत्र है जो परिपथ को स्विच या कुंजी, कुंजी ऐसा ऐसा यंत्र है, यंत्र है जो जो परिपथ को, परिपथ को तोड़ने या जोड़ने का कार्य करता है, तोड़ने या जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, काम करता है, करता है। और तोड़ने जोड़ने का मतलब ये नहीं कि परिपथ को उठाया और जमीन में मार दिया, अथा ऑन ऑफ करने का काम करता है। सर कैसे करेगा वो समझेंगे, पहले तो आप स्विच समझ लीजिए। ये जो इमेज देख पा रहे हो ये क्या है, स्विच ही है आपके। ठीक है, आपने अपने घरों में देखे होंगे, इन्हीं स्विच की बात कर रहा हूं मैं, इन्हीं की। अब समझिए, जब बंद स्विच होगा यानी ऑन कंडीशन में होगा, तो जैसे कि आप इन दो स्विचों को देख पा रहे हो, ये दोनों स्विच ये वाले, ठीक है, लास्ट के दोनों स्विच क्या है, ऑन कंडीशन में। ये दोनों स्विच अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, ऑन स्थिति में ये दोनों। ठीक है, तो ये बंद स्विच है, हिंदी में बोलेंगे बंद, इंग्लिश में बोलेंगे ऑन स्विच। ठीक है, इन दोनों को देखो तो ये ऑफ स्विच है, यानी खुले स्विच है। ठीक है, तो ये दोनों कैसे हैं, ऑफ स्विच है, और ये दोनों कैसे हैं, ऑन है। सीधी सी बात है, आपके स्विच को ऑन करने पे, बटन को दबाने पे बल्ब या कोई भी युक्ति चालू हो रही है जो उससे कंट्रोल होती है, तो उसे बोलेंगे ऑन स्विच अथवा बंद स्विच हिंदी में। खुला स्विच क्या हो जाएगा, ऑफ कर रहे हो कोई किसी भी यंत्र को और वो बंद हो जा रहा है, तो उसको बोलेंगे खुला स्विच। समझो, देखो परिपथ में समझते हैं। ये मैंने लोड लगा दिया, और यहां मैंने बैटरी लगा दी, ये आपकी बैटरी है।
ये लोड है, तो ऑन स्विच है। देखिए स्विच का सिंबल ये होता है, ठीक है। अभी देखिए ये परिपथ क्या है, जुड़ा हुआ नहीं है, तार बिल्कुल अलग है। तो ये ऑफ स्थिति में, कैसे ये ऑफ स्थिति में, तो हमको क्या करना है, इसको ऑन करना है। अब देखिए ये ऑन स्थिति में, ये क्या बनाया हुआ है, ये स्विच है, ठीक है। और ये इस तार को टच कर रहा है, तो इसका मतलब परिपथ जुड़ गया है, परिपथ जुड़ गया है। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑन स्विच बोलेंगे, ठीक है। यानी स्विच चालू है। या तो आपको बुकों में इस तरीके से देखने को मिलेगा, या दूसरा तरीके से और देखने को मिल सकता है। और दूसरे तरीके से कौन से देखने को मिलेगा वो भी समझ लो। ये बैटरी, और ये लोड, और यहां लगा दिया स्विच, ठीक है। अगर बिंदी बीच में लगी हुई है तो समझ जाना कि स्विच को ऑन कर रखा है, ठीक है। ये क्या है, ऑन स्विच है। सर ऑफ स्विच कैसा होगा, ऑफ स्विच में समझिए, ये लोड लगा दिया, तो यहां देखिए ये इसको टच नहीं कर रहा है, ये इसको टच नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, ऑफ स्विच बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्विच ऑफ है, ठीक है। परिपथ खुला हुआ है। तो या था परिपथ टूटा हुआ है, कहीं से देखिए ये जुड़ नहीं रहा है, ये परिपथ जुड़ नहीं रहा है, एक बंद पथ नहीं बना रहा है, तो ये कैसा ऑफ स्विच है, ये ऑफ स्विच, ठीक है। खुला स्विच है, ठीक है। अच्छा सर इस तरीके से बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे, हाँ ये भी देख लो। इसको ऐसे छोड़ देंगे, इसमें कोई बिंदी नहीं है, इसका मतलब ये ऑफ कंडीशन में, कैसा है ये ऑफ कंडीशन में, ठीक है। चलिए उम्मीद करता है स्विच क्लियर हो गया होगा। या तो स्विच को आप कैसे बनाओगे, प्रतीक क्या है, या तो स्विच को इस तरीके से बना दोगे, ठीक है। ये ऑफ स्विच है, ऑफ स्विच, ठीक है। और या फिर इसको कैसे बना दोगे, कुछ इस तरीके से, ये कैसा है ऑफ स्विच है। और या फिर बनाओगे आप किस तरीके से, ये ऑन स्विच है, ऑन स्विच, ऑन स्विच, ठीक है। आप दोनों में से ये जो आपको सिंबल, ये जो स्विच दिख रहे हैं, आप ऐसे ना बना करके ऐसे बनाओगे परिपथों में, ये प्रतीक है उनकी, ठीक है। चलिए आगे समझिए, ये क्या है, ये संधि है, ठीक है। सर संधि मतलब मित्रता, हाँ ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, कह सकते हैं। लेकिन यहाँ मित्रता से ऐसा कुछ रिलेशन है। संधि क्या होता है, तारों के संयोजन को संधि कहते हैं, सिंपल। तारों के संयोजन को, संयोजन को तारों का, तारों की संधि कहते हैं, तारों की संधि कहते हैं, संधि कहते हैं, तारों की संधि कहते हैं, ठीक है। सर क्या मतलब है इसका, बेटा समझो, तारों की संधि मतलब जब तारों को ला करके कहीं से जोड़ दें, ठीक है। दो या दो से अधिक तारों को जोड़ दें, तो वो जहां पर जुड़ रहे हैं उस पॉइंट को संधि बोलते हैं, ठीक है, तारों के संयोजन को। एक मिनट इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। तार जहां जुड़ते हैं उस बिंदु को संधि कहते हैं। तार जिस स्थान पर, जिस स्थान, दो या दो या दो से अधिक तार जिस बिंदु पर आकर, जिस बिंदु पर जुड़ते हैं, जुड़ते हैं, उस बिंदु को, उस बिंदु को संधि कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है। उस बिंदु को क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। जैसे समझिए ये कोई तार है, ठीक है। इस तार में मैंने कोई दूसरा तार ला करके यहां ला करके जोड़ दिया इस पॉइंट पर, तो ये जो पॉइंट है इसे बोलेंगे संधि। क्या बोलेंगे जी, संधि बोलेंगे। या समझिए एक तार ये आया,
दूसरा ये आया, यहाँ जुड़ गया, और कोई तीसरा तार ये आया, और ले लीजिए एक आध और, ये चौथा तार आया, ये पांचवा तारा है, यहाँ आकर के जुड़ रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? संधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संधि बोलेंगे। जैसे आप लोग यहाँ देखिए, ये एक तार जा रहा है, और ये दूसरा तार आकर के यहाँ पर क्या कर दिया? कट करके जोड़ा है। ठीक है, यहाँ से भी ऐसा करंट पास हो जाएगा, यहाँ से भी करंट चला जाएगा, क्योंकि तार को छील करके आराम से तब जोड़ा गया है। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ये वाला जो पॉइंट है, इसे बोलेंगे जी संधि। क्या बोलेंगे? संधि। ऐसे यहां देखो, यहां पर क्या है? तार को जोड़ा हुआ है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? संधि बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? संधि। ये तार जा रहा है, और कोई तीसरा दूसरा तार ला करके यहाँ जोड़ दिया है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को बोलेंगे संधि। ठीक है, चलिए आगे समझिए। अगला देखिए, ये क्या है? क्रॉसिंग, तार की क्रॉसिंग। सर तार की क्रॉसिंग अर्थात रोड पार पर करेंगे? हाँ, ऐसा ही समझ लो भाई, रोड वोड पार नहीं करना है इसको। तो इसका क्या मतलब है? तार की क्रॉसिंग का मतलब है बेटा कि तार जब एक दूसरे के ऊपर से चले जाए, ध्यान से देखो, यहाँ पर कोई भी जो इंसुलेशन है उसको नहीं हटाया, रबड़ को नहीं हटाया, तार के ऊपर से दूसरा तार जा रहा है, तो इसे बोलेंगे तार की क्रॉसिंग। ठीक है, जब तार किसी अन्य तार के ऊपर से आता है, अन्य तार के ऊपर से गुजरे गुजरे, तो इसे तारों की क्रॉसिंग कहते हैं। क्रॉसिंग कहते हैं। ठीक है, तारों की क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग कहते हैं। जैसे समझिए, ये एक तार है, ठीक है, और ये दूसरा तार है, ठीक है, इसके ऊपर से इस तरीके से चला जाए, तो इसे बोलेंगे तार की क्रॉसिंग। क्या बोलेंगे? क्रॉसिंग। ऐसे भी चला जाए तो भी क्रॉसिंग है, इस तरीके से भी जाए तो भी क्रॉसिंग है। ठीक है, तो सर इसको कैसे दर्शाएंगे डायग्राम के अंदर? हाँ, ये पॉइंट की बात है। चलिए एक मिनट, बस मैं ये तार को लगा दूं। हाँ जी, तो इसको कैसे दर्शाएंगे डायग्राम में? तो समझिए, जैसे ये वाला तार है, ये मैंने ये बना दिया, ये जो पीला वाला वायर दिख रहा है, सर इसको कैसे बनाओगे? इसको ऐसे बना देते हैं? ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे बनाओगे तो यहाँ पर ये संधि हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से अगर करंट जा रहा होगा तो इधर भी करंट जाएगा। तो सर इसको फिर बनाना कैसे? समझिए, इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है? जैसे मान लीजिए ये तार जा रहा है, ये दिख नहीं रहा है, ये वाला तार जा रहा है इस तरीके से, इसको ऐसे करके दर्शा देंगे। ठीक है, ध्यान से देख लिए कैसे। इस तरीके से एक तार बनाया हुआ है, और ये वाला जो तार जा रहा है कुछ इस तरीके से ऊपर से जा रहा है। ठीक है, इसे बोलेंगे तार की क्रॉसिंग। क्या बोलेंगे जी? तार की क्रॉसिंग। ठीक है, आता है, इसका मतलब है ये तार इसके ऊपर से होकर के जा रहा है। ठीक है, ये जो ब्लैक वाला तार है, रेड वाले तार के ऊपर से होकर के जा रहा है। ठीक है, तो प्रतीक क्या हो जाएगा इसका? प्रतीक। प्रतीक, ये रेड वायर बना दिया, और इसके ऊपर से ग्रीन वायर को गुजार देते हैं, ये ग्रीन तार। ठीक है, वायर वन, और ये वायर टू। ठीक है, चलिए पीछे वाले को भी जरा समझ लो, इसका सिंबल क्या हो जाएगा? तो ये इसका प्रतीक यहाँ बना हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, जैसे तारे इस तरीके से जोड़े तो ऐसे नहीं बनाने, पेपर में इस तरीके से बनाने। ठीक है, चलिए आगे समझो। क्रॉसिंग क्लियर हो ही गया। अब जरा देखते हैं बल्ब। भाई इसके बारे में तो तुम लोग जानते ही हो। ठीक है, ये क्या करता है कि विद्युतीय ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, रोशनी देने का काम करता है। तो रोशनी क्या है? प्रकाश है। ठीक है, यह है। भाई देखिए, इसके बारे में डिटेल से आगे एक टॉपिक आएगा, उसमें आप पढ़ोगे इनके बारे में, जिसमें आप स्त्री के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक आयरन बोलते हैं उसी के बारे में, बल्ब के बारे में पढ़ोगे, फ्यूज के बारे में पढ़ोगे। अभी के लिए बस थोड़ा सा हल्का फुल्का जानना है। तो विद्युत बल्ब क्या होता है? यह एक ऐसा यंत्र है, यह एक ऐसा यंत्र है, ऐसा यंत्र है, यंत्र है जो जो विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को ऊर्जा को ऊर्जा को
प्रकाशीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, ऊर्जा में बदलता है, बदलता है। ठीक है, इसका काम क्या है, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, इसका प्रतीक क्या, जरा ये जान लीजिए। इसको बनाएंगे कैसे पेपर में, मतलब परिपथ में कैसे दर्शाएं, तो परिपथ में आपको ऐसे करके बना देना। तो ये क्या बन गया, बल्ब बन गया, ये बल्ब का सिंबल है। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आप क्या करो, कोई परिपथ बनाओ तो परिपथ में ऐसा बनाने लग रहे हो, ऐसा नहीं। जैसे परिपथ में बनाना है तो अब मैं लोड की जगह क्या लगा दूं, बल्ब लगा दूं। ये मैंने बल्ब लगा दिया, ये स्विच लगा दिया, और यहाँ पे क्या लगा दिया, बैटरी लगा दी। ठीक है, ये बैटरी है। ऑन कंडीशन में दिखाना है तो इस तरीके से बना दोगे बस। ये स्विच ऑन, सॉरी, बल्ब ऑन कंडीशन में, यानी बल्ब क्या है, चल रहा है, जल रहा है। ठीक है, यानी ऑन है, प्रकाश दे रहा है। ठीक है, तो यह एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदलता है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। जैसे कि इसका जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, ये टोपी किसकी बनी होती है, पूरी स्ट्रक्चर, इसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, वो सारी चीजें आगे जानेंगे। ठीक है, चलो भाई अभी आगे समझिए। ये क्या बना दिया सर, बेलन से उठा लाए हो, ये बेलन नहीं है भाई। ठीक है, तो सर ये क्या है, रंग बिरंगे कुछ देखने में तो अच्छे से लग रहे हैं। चलो भाई, ये है प्रतिरोध। सर प्रतिरोध क्या होता है, एक ऐसा यंत्र जो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, अर्थात करंट को फ्लो होने से रोकने का काम करता है, उसे बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है, आगे पढ़ाऊंगा मैं प्रतिरोध। एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा अवयव या यंत्र, एक ऐसा अवयव जो धारा के मार्ग में, धारा के मार्ग में, मार्ग में रुकावट पैदा करे, रुकावट डालता है, डालता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं, उसे प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। एक ऐसा अवयव जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। आप लोगों ने ध्यान दीजिए, थोड़ा सा दिमाग को घुमाइए। अगर आपने किसी परिपथ को देखा हो, किसी सर्किट को देखा हो, तो ऐसे रंग बिरंगे आप लोगों ने कहीं लगे देखे होंगे। ठीक है, ये वही है, इनका काम है धारा के मार्ग में रुकावट डालना, अर्थात धारा को कंट्रोल करने का काम, ऐसा कह सकते हैं। ये धारा को फ्लो होने से रोकते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसा अवयव जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, इसका प्रॉपर मैं लेक्चर लूंगा, आपका प्रॉपर एक लेक्चर इसी के लिए होगा। ठीक है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब इनको दर्शाते कैसे हैं? सर परिपथ में रंग बिरंगे बनाएंगे ऐसे, नहीं बिल्कुल नहीं बनाना। तो प्रतीक जान लो, इसका सिंबल। ठीक है, प्रतीक, प्रतीक परिपथ में कुछ ऐसे करके बनाते हैं। अरे सर देखा ये तो, ठीक है देखा होगा, इसी ये जो देख रहे हो, ये जो बनाया हुआ है, ये एक्चुअल में ये है। ठीक है, तो परिपथ में कैसे दर्शाना है, कुछ जिगजैग लाइन करके बना दोगे। तो ये क्या है, प्रतिरोध है, ये क्या है, प्रतिरोध। ठीक है, ये जो आपके सामने बनाया हुआ है, ये जो आप फोटो में देख पा रहे हो, इन्हें बोलते हैं कार्बन प्रतिरोध। ठीक है, सर ये रंग बिरंगी पट्टियां क्या है, ये जो रंग बिरंगी पट्टियां आप देख रहे हो, ये इसकी कलर कोडिंग है। आता है, इनको जो रंग आपको कलर दिखे हैं, इनको पढ़ करके इनके मान ज्ञात किए जाएंगे। ये कितने ओम का प्रतिरोध है, इसकी क्या वैल्यू है। अब ये सर हमें कैसे पता चलेगा, अभी आपको 10th में इसके बारे में नहीं जाना, ये चीज हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। इसके रंग की जो पट्टियां आपको दिख रही हैं, इन पट्टियों के कोडों को पढ़ा जाता है और इसके प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है, अतः कितने ओम का ये प्रतिरोध है। ठीक है, अभी बस आपको अपनी क्लास में इतना जानना है कि एक ऐसा अवयव जो धारा के मार्ग में रुकावट डालता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध का सिंबल क्या है, इस तरीके से प्रतिरोध को बनाया जाता है। आगे चलिए, ये क्या उठा लाए सर आप, ये है परिवर्ती प्रतिरोध। ठीक है, परिवर्ती प्रतिरोध मतलब, सर अभी आपने प्रतिरोध पढ़ाया और अभी लेके आओ आप परिवर्ती प्रतिरोध। ये जो प्रतिरोध देख रहे हो, इसका मान फिक्स होता है। एक बार इसको बना दिया, इससे बोल दिया कि अगर भाई साहब आप
1 किलो ओम के हो, अगर इनसे बोल दिया कि आपका जो प्रतिरोध है वो 2000 ओम है, तो इनका जो प्रतिरोध है वो 2000 ओम ही रहेगा। इन भाई साहब से कहा आपका 50,000 ओम प्रतिरोध है, तो इनका 50,000 ही रहेगा जब तक ये जीवित रहेंगे, अर्थात जब तक ऑन कंडीशन में रहेंगे, जब तक काम करेंगे। अगर इनसे कह दिया आपका 25,000 है, तो ये बोलेंगे कि हाँ मेरा 25,000 है, मैं 25,000 पे ही काम करूंगा। इनसे बोला 3,000 है, तो 3,000 है तो 3,000 ओम पे ही प्रतिरोध रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इस वाले प्रतिरोध की, सर कौन सा प्रतिरोध है, ये वाला, ठीक है, ये परिवर्ती प्रतिरोध है। ये क्या है फिर, ये भी परिवर्ती प्रतिरोध है। कैसे काम करता है वो मैं बता दूंगा, अभी थोड़ा सा हिंट दे दूंगा। ये वाला जो प्रतिरोध देख रहे हो, ये वाला, ठीक है, इसका क्या है कि जैसे जैसे इसको रोटेट करोगे आता है, इसके मान को चेंज कर सकते हो। मान लीजिए कि अगर इसका ऐसा होता है कि एक रेंज होती है, जैसे 1 किलो ओम से लेकर के 5 किलो ओम, यानी कि 1,000 ओम से लेकर के 5,000 ओम का प्रतिरोध है। जैसे मान लीजिए सपोज इसी को ले लेते हैं, इसका जो प्रतिरोध है वो 1,000 ओम से 10,000 ओम के बीच में है। यानी इसका जो मान है 1,000 से 10,000 के बीच में है, समझ लीजिए। अगर हमें जरूरत हुई 1,000 ओम की, तो 1,000 ओम पर इसको घुमा करके सेट कर देंगे। अगर हमें 2,000 की जरूरत हुई तो घुमा करके 2,000 पे सेट कर देंगे। 3,000 की जरूरत हुई तो घुमा करके 3,000। इसी प्रकार 1,000 से लेकर के 10,000 के बीच में हम कहीं भी सेट कर सकते हैं। इसका मतलब सर इसका मान हम कंट्रोल कर सकते हैं, हाँ। अतः हम इसका मान चेंज कर सकते हैं, हाँ। इसका मान परिवर्तित कर सकते हैं, हाँ भाई हाँ। इसीलिए तो इसका नाम है परिवर्ती प्रतिरोध, ठीक है। क्या नाम है, परिवर्ती प्रतिरोध। अतः एक ऐसा प्रतिरोध जिसके मान को कंट्रोल किया जा सकता है, जिसके मान को नियंत्रित किया जा सकता है, उसे बोलते हैं क्या, परिवर्ती प्रतिरोध, ठीक है। एक ऐसा प्रतिरोध, एक ऐसा प्रतिरोध प्रतिरोध जिसका मान नियंत्रित किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है, किया जा सकता है, उसे परिवर्ती परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। इसका सिंबल क्या है, इसको दर्शाते कैसे हैं? जरा ये भी जान लो, प्रतीक। ये प्रतिरोध बना दिया और इसी को ऐसे करके दर्शा देते हैं बस, ठीक है। ये कौन सा प्रतिरोध है, परिवर्ती प्रतिरोध है, ठीक है। अब ये क्या है, ठीक है। इस चीज के बारे में मैं अभी आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि ना ये सारी चीजें आपको अभी समझ में आने की, ठीक है, जब तक मैं आपको प्रतिरोध नहीं पढ़ा दूंगा। और विशिष्ट प्रतिरोध जैसे ही मैं पढ़ा दूंगा, फिर आपको उसी लेक्चर में इस चीज को ऐड ऑन कर दूंगा, ठीक है। अभी के लिए बस आप ये याद रखिए कि परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है, एक ऐसा प्रतिरोध जिसका मान नियंत्रित किया जा सकता है, उसे बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। ये दोनों जो आप देख रहे हो, आगे आने वाले लेक्चर में जिस समय मैं प्रतिरोध पढ़ाऊंगा, प्रतिरोध का लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, उस समय इनको भी मैं उस लेक्चर के अंदर वापस से ले लूंगा, ठीक है। इनका जो वर्क है वो बता दूंगा। अगर आप लोग जानना चाहोगे कि ये कैसे काम करते हैं, तो कमेंट में जरूर डाल देना, ठीक है, कि सर हमें जानना है कि ये जो प्रतिरोध है वो कैसे काम करता है, ठीक है। ये वाला विशेष कर परिवर्ती प्रतिरोध कैसे काम करता है, कमेंट में डाल देना, तभी मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से पुट अप करूंगा। चलिए आगे देखिए। सर ये क्या है, ये आमीटर। सर आमीटर क्या होता है भाई, देखिए। अब मान लीजिए आपके घर में करंट आ रहा है, ठीक है, धारा आ रही है। उस धारा कितने एम्पियर की आ रही है, बोलते हो ना, 4 एम्पियर आ रही है, 10 एम्पियर आ रही है, 20 एम्पियर आ रही है। तो ये जो एम्पियर है, ये जो करंट है, उसको मापने वाला यंत्र है, ठीक है। ये क्या है, एक यंत्र है। जैसे आलू को तौलते हो, ठीक है, बैलेंस पे, तराजू पर, बोलते हो 5 किलो 10 किलो, ऐसे ही धारा कितनी आ रही है, कितना करंट आ रहा है, उसको मापने का यंत्र है आमीटर, ठीक है। तो आमीटर क्या है, धारा का मापक यंत्र है। एक ऐसा यंत्र एक ऐसा यंत्र जो धारा का धारा का मापन करता है। धारा मतलब करंट बेटा, करंट। एक ऐसा यंत्र जो धारा का मापन करता है, मापन करता है, उसे आमीटर कहते हैं, आमीटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं,
आमीटर। एक ऐसा यंत्र जो धारा का मापन करता है उसे क्या बोलते हैं, आमीटर बोलते हैं। ठीक है, आप फोटो में देख पा रहे हो ये क्या आमीटर है। सर ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, देखिए सबके घर पे ही कहीं ना कहीं देखोगे, कहाँ देखने को मिलेगा ये बताइए सर। आप लोगों के यहाँ पे वाटर पंप होगा, उस वाटर पंप को या समरसेबल को जो कंट्रोल करने वाला स्टार्टर होता है, ठीक है, स्टार्टर वाटर की पंप को ऑन ऑफ करने वाला जो एक कंट्रोलर होता है इस तरीके से, ठीक है। तो वहां आप देखोगे तो दो मीटर लगे होते हैं, ठीक है, एक है वोल्ट मीटर और एक है आमीटर। तो वहां जाके देखना जिस पे ए लिख रहा हो, जिस पर क्या लिख रहा हो, ए लिख रहा हो, वो आपका आमीटर होगा। ठीक है, क्या लिख रहा हो जिस पे ए लिख रहा हो वो आमीटर है। ठीक है, इसका काम क्या है, ये धारा का मापन करता है। ठीक है, एक ऐसा यंत्र जो धारा का मापन करता है उसे क्या बोलते हैं, आमीटर। फोटो में आप लोग देख पा रहे हो। इसको प्रतीक क्या है, इसका प्रतीक क्या है, इसका प्रतीक है, आपको परिपथ में कैसे बनाओगे, इस तरीके से। ठीक है, आमीटर। ये क्या है, ए लिख दोगे, ए लिख दिया, ए का मतलब है ये आमीटर है। ठीक है, ये क्या आपका आमीटर है। चलिए आगे समझिए। अच्छा देखो, मैं इसको परिपथ में बनाता हूँ और परिपथ में कैसे बनाया था ये समझिए। ये बल्ब बना दिया मैंने, ये आमीटर लगा दिया, यहाँ कुंजी जोड़ दी, ये बैटरी बना रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये जोड़ दिया आमीटर। ये आप पढ़ पा रहे हो, ये क्या है, ये आमीटर जोड़ा हुआ है। क्या जोड़ा हुआ है, आमीटर। एक बात और जान लिए, आमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। सर आप फिर से इस वर्ड को ले आई, श्रेणी और समांतर, अभी समझा देते हैं। देखिए भाई, जब ये जो है, जब सीधा सीधा तार में जुड़ जाए, ठीक है, सीधा सीधा, जैसे आप लोग चैन चैन खेलते हो, एक गेम होता है चैन चैन, ठीक है, जिसमें बच्चे एक दूसरे हाथ पकड़ के खड़े होते हैं, तो उसी प्रकार से अगर आप लोगों ने लगा दिया इस यंत्र को, ठीक है, यानी एक क्रम में इस तरीके से जोड़ दिया, तार में इसी तरीके से जोड़ दिया, तो ऐसा क्रम क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन है। ठीक है, तो ये क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो याद रहे, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। गुरुजी इसको श्रेणी क्रम में जोड़ने की क्या जरूरत है, समांतर में क्यों नहीं जोड़ दे। सुनो भाई, इसको धारा का मापन करना, कितना करंट जा रहा है, तो सीधा सा जिस यंत्र, तो यहाँ से मान लीजिए बैटरी से कितना करंट निकल रहा है, तो उसको जोड़ने के लिए सारा का सारा करंट इससे पास तो होना चाहिए, इसीलिए इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो सर इसका मतलब हमें किसी चीज का करंट निकालना है तो उसके श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। हाँ, जैसे समझिए, समझिए, मान लीजिए कि मैं कुछ यंत्र बना देता हूँ। देखिए समझिए, यहाँ ये बल्ब जोड़ दिया मैंने, और यहाँ पर क्या बना देते हैं, कोई लोड ले लेते हैं। ठीक है, देखो इस तरीके से भी तो हो सकता है। अगर आप लोग देखोगे तो अभी मैंने इसके अंदर कहीं पर भी मीटर नहीं लगाया है। अब मैं आपसे पूछूं कि मेरे को क्या करना है, इस बल्ब के अंदर कितना करंट जाना है, इस बल्ब के अंदर कितना करंट जा रहा है, ये बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना, मीटर को यहाँ जोड़ दीजिए, इस जगह पे मीटर को यहाँ जोड़ दीजिए, तो इस बल्ब के अंदर जाने वाला करंट बता देगा। ठीक है, बल्ब के अंदर जाने वाला करंट बता देगा। सर मुझे पता करना वो बैटरी से कितना करंट निकल रहा है, तो कुछ नहीं करना, आपको बैटरी के बगल में लगा देना है, यहाँ मीटर जरा लगा दो इस जगह पे। इससे क्या तुरंत पता चलाएगा कि बैटरी से कितना करंट निकला है। ठीक है, आपको जिस भी यंत्र में पता करना कितना करंट जा रहा है उसके श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, बात खत्म। ठीक है, इसी लिखा है इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, आता उसके बगल में खड़ा कर दीजिए, तुरंत बता देगा ये यंत्र के उसमें कितना करंट निकाल रहा है या दे रहा है। क्लियर है, चलिए आगे समझिए। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, तो ये आप इमेज देख पा रहे हो, ये क्या है आपका वोल्ट मीटर है। ठीक है, आपके घर में अगर कोई यंत्र होगा जिसमें आमीटर और वोल्ट मीटर लग रहे होंगे, तो अगर आप लोग ध्यान से देखो, मैंने स्टार्टर का आपको बता दिया, स्टार्टर में कुछ इस तरीके के दो मीटर लग रहे होंगे, देखना, एक पे लिख रहा होगा ए और एक पे लिख रहा होगा बी। जिसपे ए लिखा हुआ है वो अमीटर है, जिसपे बी लिखा है वो क्या है, वोल्ट मीटर है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर किस चीज के लिए यूज होता है, वोल्ट मीटर का काम है विभवांतर का मापन। क्या मापता है ये, विभवांतर को या वोल्टेज को नापता है। ठीक है, चलिए, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर किसी परिपथ में, किसी परिपथ में, परिपथ
में किसी यंत्र का किसी यंत्र का विभवांतर विभवांतर का मापन करता है, मापन करता है, करता है। ठीक है, इसका काम क्या है कि ये किसी यंत्र के विभवांतर को नापता है अर्थात कितना वोल्टेज वो ले रहा है। ठीक है सर, इसका सिंबल क्या है, प्रतीक जानिए, प्रतीक। इसका जो प्रतीक है बस बी लिख देंगे, मीटर में ए लिखेंगे, वोल्ट मीटर में बी लिखेंगे। और एक बात याद रहे, इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसे इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। अब जरा कैसे जोड़ा जाएगा, मैं इसको एक बड़ा सा थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना के दिखा देता हूं आपको, जरा समझो। समझ लीजिए पंखा लगा हुआ है और यहाँ पर कोई लोड लगा देते हैं। देखिए भाई समझिए, इसमें एक पंखा लगा दिया है, एक बल्ब है, एक लोड। लोड में आप कुछ भी लगा लेना जो आपका मन करे, ये लोड है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, बैटरी के बगल में ही हमने क्या लगा दिया, आमीटर। अर्थात बैटरी से निकलने वाले करंट को तुरंत माप के बता देगा कौन, आमीटर। ये क्या बनाया हुआ है, ये कुंजी है, यहाँ से करंट निकलेगा। ठीक है, इस जगह से करंट निकलेगा, यहाँ से करंट इसमें से पास होते हुए तुरंत ये रीडिंग बताएगा, आमीटर कितने एम्पीयर की धारा जा रही है। ठीक है, बैटरी से ली गई धारा अब यहाँ से जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए पंखा है, तो पंखे में जाएगा करंट। अब मान लीजिए कि मेरे को पूछा जाए कि सर बल्ब में कितना वोल्टेज ले रहा है, जो बल्ब है हमारा उसके सिरों का विभवांतर कितना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वोल्ट मीटर को जोड़ देना है। ठीक है, वोल्ट मीटर को। और वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं, समांतर क्रम में। जैसे बल्ब में से दो तार निकल के आएंगे, एक तार ये रहा, दूसरा तार ये रहा, इसी प्रकार वोल्ट मीटर से भी दो तार निकल के आएंगे। तो आपको क्या करना है कि बल्ब के दोनों तारों के सिरों को वोल्ट मीटर के दोनों तारों के सिरों से जोड़ देना। सिंपल सा है कि आपको जिस भी चीज का वोल्टेज निकालना है, आपको उठा करके उसको जोड़ देना है। जैसे मुझे बल्ब का वोल्टेज निकालना था, तो वोल्ट मीटर लीजिए, बल्ब के दोनों सिरों पर जोड़ दीजिए। ठीक है, वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगी वो उसके सिरों का बेहतर होगा। अब मान लीजिए कि सर गुरुजी इसका मतलब, आप मुझे एक बात बताइए, मुझे इस लोड का निकालना है, तो क्या मैं यहाँ पर वोल्ट मीटर जोड़ दूँ एक, हाँ बिल्कुल जोड़ दो, बिल्कुल बता देगा, यहाँ जोड़ दो, यहाँ का वोल्टेज निकल आएगा। गुरुजी पंखे का निकालना है, तो पंखे का भी पता चलेगा, हाँ जी बिल्कुल, पंखे पे लाके जोड़ दीजिए, यहाँ वोल्ट मीटर लगा दो, ये इसका वोल्टेज आ जाएगा। सर मेरे को अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, अगर मान लो कि मैं चेक करूँ ये जो लोड लगाया हुआ है इसमें कितना करंट जा रहा है, तो आप एक काम करो, श्रेणी क्रम में यहाँ पर आमीटर जोड़ दो, तुरंत करंट बता देगा। ठीक है, तो वोल्ट मीटर को इतना याद रखना है, समांतर क्रम में लगाया जाता है, और आमीटर को किस में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। अब समझो डीसी स्रोत। डीसी स्रोत आता है ऐसे यंत्र जिसे डायरेक्ट करंट मिले। सर डायरेक्ट करंट कौन सा, ऐसा करंट जो फ्लक्चुएट ना करता हो, यानी एक ही डायरेक्शन में बहता हो। आपको मैं पढ़ाऊंगा दिष्ट धारा करंट, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, एट द एंडिंग, जब लगभग लगभग इसका एंडिंग चल रहा होगा उस समय देखेंगे। ठीक है, अभी ये समझ लो, ऐसी धारा जो सेल तथा बैटरी से मिलती है उसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। सिंपल ये याद रखिए, ऐसी धारा, ऐसी धारा जो सेल या बैटरी से मिले, सेल या बैटरी से मिले, बैटरी से मिले।
ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, डीसी डीसी स्रोत कहलाएगा। ऐसी धारा जो सेल या बैटरी से मिले उस उस स्रोत को डीसी स्रोत कहेंगे, डीसी स्रोत कहेंगे कहेंगे। सिंपल सा मैं बोलूं बेटा, अगर बैटरी से धारा मिल रही है तो बैटरी को बोलेंगे डीसी स्रोत, सेल से मिल रही है तो उसे क्या बोलेंगे, डीसी स्रोत। सीधी सी बात है, जिससे डायरेक्ट करंट मिलता है, डिस्चार्ज धारा करंट मिलता है, जिस यंत्र से डिस्चार्ज धारा करंट मिले उसे क्या बोलेंगे, डीसी स्रोत बोलेंगे। या करके लिख लेना, या करके। ऐसा यंत्र या ऐसी युक्ति जो जो डीसी धारा धारा देती है देती है उसे डीसी स्रोत कहते हैं, डीसी स्रोत कहते हैं। ठीक है, उदाहरण मैंने आपको सेल और बैटरी का बता दिया, आगे समझो भाई। अब समझो प्रत्यावर्ती स्रोत। प्रत्यावर्ती स्रोत कौन सा होता है, एक ऐसा स्रोत जिसे प्रत्यावर्ती धारा मिले उसे बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। सब प्रत्यावर्ती धारा कौन सी होती है, ऐसी धारा जो टाइम के साथ में फ्लक्चुएट करती है। समझिए, जैसे हमारे घर में जो धारा आती है वो प्रत्यावर्ती धारा है। ठीक है सर, प्रत्यावर्ती धारा कैसे, ये जो धारा है 1 सेकंड में 50 बार फ्लक्चुएट कर जाती है। फ्लक्चुएट मतलब कि अप डाउन कर जाती है। अप डाउन मतलब यानी कि 50 बार जलेगा बल्ब, आपका 50 बार बुझेगा। आता है 1 सेकंड के अंदर। आपका कोई बल्ब है या कोई युक्ति है, वो 1 सेकंड के, समझिए बल्ब ही है, समझिए। अगर मान लीजिए ये कोई बल्ब है, ठीक है, सिंपल, ये जो बल्ब है हमारे घर में जो धारा आ रही है, हमारे घर में जो धारा आ रही है, उस धारा के कारण ये जो बल्ब है 1 सेकंड में 50 बार जल जाता है, 50 बार बुझ जाता है। ठीक है, इसीलिए जो आने वाली धारा होती है वो 50 हर्ट्ज की होती है। तो वो क्या हो रही है, कभी तो देखिए हो क्या रहा है, अगर मान लीजिए ये जो धारा स्रोत है इसमें मान लीजिए कि 50 बार जला, 50 बार बुझा, ठीक है, 50 बार ऑन हुआ और 50 बार ऑफ हुआ। तो ऑन ऑफ होने से पहले देखिए इस कंडीशन में ऑन रहा होगा, इस वाले में, ठीक है, और इस वाले कंडीशन में ऑफ रहा होगा। तो ये क्या हो रहा है, 50 और ऑन ऑफ। ऐसा नहीं लग रहा कि धारा पहले घट रही होगी, कभी बढ़ रही होगी, कभी घट रही होगी, कभी बढ़ रही होगी। भाई एक साथ तो तुरंत जीरो हो नहीं सकती। तो ये क्या हो रही है, धारा घट रही बढ़ रही, घट रही बढ़ रही। तो ऐसी धारा को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। और प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, इस तरीके से। ठीक है, टेंशन मत लो, बिल्कुल फील करा दूंगा, तुम्हारे घर में आने वाली धारा कुछ ऐसी ही चलती है। ठीक है, उससे पहले देखो अभी आपको कंसेप्टों को बनाना पड़ेगा धीरे धीरे, और मैं धीरे धीरे ही कराऊंगा। चलो, तो प्रत्यावर्ती धारा क्या है, ऐसी धारा, ऐसी धारा जो समय के साथ बदलती है, समय के साथ साथ बदले, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, कहलाती है। तथा जिस स्रोत से प्राप्त होती है, जिस स्रोत से प्राप्त होती है, स्रोत से प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, होती है, उस स्रोत को, उस स्रोत को प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत कहते हैं, धारा स्रोत कहते हैं। ठीक है जी, उस स्रोत को क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ विद्युतीय परिपथ, ठीक है, सॉरी विद्युतीय युक्तियां जो परिपथ में यूज होनी थी। अब आगे समझिए, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था स्टडी में, इस चैप्टर सॉरी इस लेक्चर में विद्युत धारा भी समझेंगे कि करंट होता क्या। चलिए समझिए, टॉपिक है हमारा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है विद्युत धारा, सिंपल सा आवेश का जो प्रवाह होता है। देखिए समझिए, लास्ट लेक्चर में जिस समय मैंने आपको विभव और विभवांतर पढ़ाया था, विभव और विभवांतर, तो मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि विभव और विभवांतर, जो विभवांतर है उसका काम केवल एक ही है, वो आवेश को प्रवाहित करने का काम करता है। किसको, आवेश को प्रवाहित करने का। जो विभवांतर भाई साहब थे, जो वोल्टेज भाई साहब थे, पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो करंट में अतः आवेश को फ्लो कराने का काम करता है। समझो, धारा क्या है, किसी चालक में, किसी चालक में, चालक में आवेश के प्रवाहित होने की दर को, आवेश के प्रवाहित होने की दर को, प्रवाहित होने की दर को, होने
की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं, कहते हैं। ठीक है। किसी चालक में आवेश के प्रवाहित होने की दर को क्या बोलते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। जैसे समझिए समझिए, मान लीजिए ये कोई चालक तार है, ये कोई चालक है, और मैंने क्या किया, इसके सिरों पर एक बैटरी ला करके लगा दी, ये बैटरी ला करके लगा दी। ठीक है। इस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे जी? मुक्त इलेक्ट्रॉन। चलिए उनकी चर्चा तो अभी बाद में करें। तो ये प्लस वाला, ये माइनस। ठीक है। तो यहां पर क्या है, इसके सिरों पर विभवांतर क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभवांतर। मान लीजिए कि ये 20 वोल्ट पर आ गया। ठीक है। अतः इन दोनों सिरों का जो वोल्टेज है, इन दोनों सिरों का जो विभवांतर है, जो अंतर है विभव में, जो अंतर है वो 20 वोल्ट का है। तो तुरंत क्या होगा, तुरंत क्या होगा, इधर से इसके अंदर जितना भी आवेश है वो इधर भागना स्टार्ट कर देगा। क्या बात बोली? वो जितना भी आवेश है वो इधर भागना स्टार्ट कर देगा। ये जो आवेश का प्रवाह है, किसके कारण भागा? इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, इस विभवांतर के कारण भागा ये आवेश। ठीक है। तो आवेश ने क्या कर दिया? गति करना प्रारंभ कर दिया, अतः आवेश चलने लग गया। क्या हो गया? आवेश चलने लग गया। पहले अशांति से बैठा था। समझिए, अगर मान लीजिए कि ये भी 20 वोल्ट है, तो आवेश आराम से बैठा रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं, वो कहीं नहीं जाने का, वो कहीं नहीं जाने का। अब क्या किया कि जैसे ही विभवांतर आया इसके सिरों पर, ठीक है, अतः विभव में अंतर आया, तो तुरंत आवेश ने भागना प्रारंभ कर दिया। और कहां से कहां भागा? उच्च वेग से निम्न वेग की ओर। कहां भागा? उच्च वेग से निम्न वेग की ओर भागना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो आवेश का जो प्रवाह है, प्रवाह मतलब भागना, ठीक है, ये जो आवेश का प्रवाह है इसी को बोलते हैं वैद्युत धारा। क्या बोलते हैं? वैद्युत धारा। किसी चालक में आवेश के प्रवाहित होने की दर को वैद्युत धारा बोलते हैं। मैं मान ले रहा हूं कि इसमें क्यू आवेश प्रवाहित हुआ। कितना आवेश प्रवाहित हुआ? क्यू। ठीक है, यहां से यहां तक कितना आवेश प्रवाहित हुआ? क्यू। और इसको प्रवाहित होने में टाइम टी लग गया। कितना लग गया? टाइम टी। इसको जरा अच्छे से बना लेते हैं वापस से। ये कोई चालक तार था, देखिए इस सिरे से मान लीजिए 20 कूलम, इस सिरे से 20 कूलम आवेश प्रवेश किया। ठीक है। और तुरंत इससे 20 कूलम निकल गया, और टाइम लगा, कुछ टाइम टी लगा। मान लीजिए यहां से क्यू कूलम आवेश प्रवेश किया। कितना? क्यू। और क्यू कूलम निकलने में, यहां से बाहर निकलने में, ठीक है, यहां से प्रवेश किया, यहां से निकलने में कितना टाइम लग गया? टी। तो धारा कितनी हो जाएगी? तो आई बराबर क्यू अपॉन टी। कितनी हो जाएगी? क्यू अपॉन टी। ठीक है। माना, देखिए लिख लीजिए, माना एक चालक, एक चालक, एक चालक तार में, तार में क्यू कूलम आवेश एक सिरे से, एक सिरे से प्रवेश करके, प्रवेश करके दूसरे सिरे से निकलने में, दूसरे सिरे से निकलने में, निकलने में टी सेकंड का समय लगा, टी सेकंड का समय लगा, समय लगा, तब धारा, तो धारा क्या हो जाएगी? आई बराबर क्यू अपॉन टी। ठीक है। ये हो गया आपका धारा का सूत्र। ठीक है। किसी चालक में अब इसके प्रवाहित होने की दर को क्या बोलते हैं? वैद्युत धारा। इसको आई से प्रदर्शित है, आई बराबर क्यू अपॉन टी। किससे प्रदर्शित करते हैं? कि आई से। ठीक है, लिख देना इसे, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। आई बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? क्यू अपॉन टी हो गया। ठीक है। आगे समझिए इसके बारे में। ठीक है। तो आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? वैद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, आगे समझिए। वैद्युत धारा के बारे में कुछ तथ्यों को समझ लो। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा का मापन, का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है?
आमीटर द्वारा, अभी पढ़ा था ना, वैद्युत धारा का मापन किस यंत्र के द्वारा किया था है? आमीटर के द्वारा। वैद्युत धारा का मापन आमीटर द्वारा किया था, आमीटर द्वारा किया जाता है, किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, वैद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? वैद्युत धारा का मात्रक, वैद्युत धारा का मात्रक, मात्रक। ठीक है। अतः वैद्युत धारा को किस राशि, किस में मापा जाता है? जैसे आलू लाते हो तो आलू किलोग्राम में नापे जाते हैं। ठीक है। ऐसे ही आपका जो मात्रक है, ठीक है, वैद्युत धारा को किस में नापा जाता है? तो एम्पियर में नापा जाता है। ठीक है, एम्पियर। बोलते हो ना 4 एम्पियर आ रही है जो धारा है, 3 एम्पियर आ रही है, तो वैद्युत धारा का मापन, वैद्युत धारा का मापन, मापन, मापन एम्पियर में किया जाता है, किया जाता है, जाता है। आथर समझ लो, इस बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। आई बराबर आपका फॉर्मूला क्या था? Q अपॉन टी। तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका? मात्रक। ठीक है। आवेश को किस में नापते हैं? कूलाम में। समय को किस में नापते हैं? सेकंड में। तो एक मात्रा आपका ये हो गया कूलाम पर सेकंड, और इसी को हम एम्पियर भी कहते हैं, एम्पियर। ठीक है जी। दो मात्रक हो गए, याद रखना, कूलाम पर सेकंड और एक एम्पियर। ठीक है। चलिए, तो याद रहे कि वैद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया था? अमीटर के द्वारा, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। आगे समझिए। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा बैटरी या सेल के, बैटरी या सेल के, सेल के धन टर्मिनल से निकलती है, धन टर्मिनल से निकलती है, निकलती है। अब ये धन टर्मिनल क्या है समझिए। इस तरीके से मैंने आपको बताया था, ये क्या है? सेल है, और ये क्या है? बैटरी। तो जो धारा है, याद रहे, वो कहां से निकलेगी? धन टर्मिनल। सर आपको कैसे पता चला ये धन टर्मिनल है? बड़ा वाला पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव बताया था। तो ये धन टर्मिनल हो गया और ये वाला ऋण टर्मिनल हो गया। ठीक है। तो धारा कहां से निकलेगी? यहां से निकलेगी। ठीक है। तो धारा कहां से निकलती है? धन टर्मिनल से निकलती है। ठीक है। आगे समझो। धात्विक चालकों में, धात्विक चालकों में, चालकों में धारा, धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाहित होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों, इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित, प्रवाहित होती है। ठीक है। जो धात्विक चालक होते हैं जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, उनमें जो है धारा किसके द्वारा प्रवाहित होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा। और मुक्त इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताएं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है। चलिए, जबकि, जबकि वैद्युत अपघट्य चालक में, वैद्युत अपघट्य चालकों में, अपघट्य चालकों में, वैद्युत अपघट्य विलयनों में, विलयनों में धारा धनायन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन, ऋणायन दोनों के द्वारा होती है, दोनों के द्वारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है जी। जबकि वैद्युत अपघट्य विलयन में धारा धनायन और ऋणायन दोनों के द्वारा प्रवाहित होती है। ये सारी बातें मैं पहले कर चुका हूं, जरा एक बार दिखा दें। आप लोगों ने अगर पीछे के लेक्चर को नहीं देखा है तो उन लेक्चरों पर विशेष ध्यान दिया करें। ठीक है। ठोसों में आवेश का प्रवाह धातु एक पदार्थ था, धातु में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जबकि वैद्युत अपघटित द्रवीय पदार्थों में धारा का प्रवाह धनायन और ऋणायन के द्वारा होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये मान लीजिए पानी है और पानी के अंदर क्या घोला हुआ है? नमक, NaCl। NaCl को जब तोड़ेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर धन टर्मिनल से ये इलेक्ट्रॉन लगा और ऋण टर्मिनल से ये, तो धन टर्मिनल की ओर क्या भागेगा? क्लोरीन भागेगा, और रेड टर्मिनल की ओर क्या भागेगा? सोडियम भागेगा। ठीक है। तो यहाँ पर धन और ऋणायन दोनों क्या हो रहे हैं? प्रवाहित हो रहे हैं। ठीक है, दोनों क्या हो रहे हैं? प्रवाहित हो रहे हैं। चलिए, तो याद रहे कि वैद्युत अपघट्य विलयनों में धारा का प्रवाह धनायन और ऋणायन दोनों के द्वारा होता है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जब तक मैं पानी पी लेता हूँ।
फिर आपको क्वेश्चन कराएंगे। एक पॉइंट और लिख लेना, धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह, प्रवाह उच्च वेग से, उच्च वेग से निम्न वेग की ओर होता है, निम्न विभव की ओर, विभव की ओर होता है। ठीक है, धारा का प्रवाह उच्च वेग से निम्न वेग की ओर होता है। ठीक है, चलिए अब आपकी नॉलेज के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हम लोग विभवांतर के कारण मरते हैं या करंट के कारण। ठीक है, यानी कौन सी चीज है जो हमें लगती है, मतलब हमारे लिए कौन सा खतरा है, विभव खतरा है या धारा खतरा है। ठीक है, तो याद रहे हमारे लिए धारा खतरा है। ठीक है, क्योंकि धारा का प्रवाह विभवांतर के कारण होता है, विभव के कारण। सर क्या मतलब समझाए, समझो जरा। आप लोगों को पता है कि हमारे घर पे जो 3 या 4 वायर आ रहे होते हैं, ठीक है, और इन वायर से आप कनेक्शन अपने घर में लेते हो। ठीक है, अगर कुछ लोगों ने देखा है तो इनमें से मान लीजिए एक वायर तो 0 वोल्टेज पर होता है, 0 वोल्टेज पर। एक मान लीजिए 200 वोल्ट पर है। ठीक है, एक 220 वोल्ट पर है और एक 440 वोल्ट पर है। ठीक है, मान लीजिए। ठीक है, ये 4 वायर आ रहे हैं। तो इन 4 वायरों में से आप लोगों ने देखा होगा कि चिड़िया, कबूतर या कुछ भी, जैसे चिड़िया आकर के बैठ जाती है यहाँ, तो चिड़िया को करंट नहीं लगता, कोई को करंट नहीं लगता, को आकर के बैठ जाए तो। सर हम जाके बैठ जाए तो हमें करंट लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। नहीं सर लग जाएगा, आप कुछ भी मत बोलिए। सुनो भाई, जो चिड़िया बैठी होती है, समझिए इस वायर के ऊपर मान लीजिए चिड़िया कहीं से आकर के बैठ गई, मस्त सी चिड़िया बनाते हैं। अब ये मत बोलना कि सर चिड़िया बहुत गजब बनाई है। ठीक है, कुछ समझ लीजिए चिड़िया। ठीक है, ये जो चिड़िया है आराम से इस वायर के ऊपर बैठी हुई है, इसको कोई भी करंट नहीं लगेगा। सर क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये 440 वोल्ट पर है। ठीक है, अतः वोल्टेज पर है, यानी इसका एक विभव है, विभवांतर नहीं है। जब तक इस चिड़िया के लिए करंट नहीं जा रहा, सुनो, ये 440 वोल्ट पर है, तो इसकी बॉडी पर, बॉडी भी कितने पर आ जाएगी, 440 वोल्ट पर आ जाएगी। अगर ये चिड़िया क्या करे कि गलती से, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी कोई वगैरह मर भी जाते हैं, तो यहाँ पे समझिए ये जो चिड़िया थी, मान लो चिड़िया कबूतर जो भी है, वो गलती से यहाँ भी टच हो गया, तो अब देखिए 220 और 440, जैसे ही वो इस वायर से टच होगा, जैसे ही इस वायर से, तुरंत यहाँ से आवेश फ्लो होने लग जाएंगे ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, क्या होगा, उच्च वेग से निम्न वेग की ओर यहाँ से आवेश प्रवाहित होगा, और जैसे ही आवेश प्रवाहित होगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, इसके अंदर करंट बन जाएगा, और करंट के कारण ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, समझिए, जब तक ये एक वायर के ऊपर है तब तक कोई खतरा नहीं है। आप भी जाकर के लटक जाइए, कुछ नहीं होगा। ट्राई मत करना, पहले ही बता दे रहा हूं। ठीक है, प्रयास मत करना, कुछ भी गलती हो गई तो बहुत भयंकर झटका लग जाएगा। ठीक है, अगर सिंगल वायर पे तो कोई खतरा नहीं। आप लोगों ने बंदरों को देखा होगा, वो सिंगल वायरों पे जब तक झूल रहे होते हैं तब तक कोई खतरा नहीं। गलती से दूसरे वायर से टच हुए, दूसरे वायर से टच हुए तो क्या होता है, उनको भी झटका लग जाता है। ठीक है, चलिए आगे समझो। फॉर एग्जाम्पल हम चिंटू को ले लेते हैं। मान लीजिए कि चिंटू के घर में 2 वायर आ रहे हैं, चिंटू के घर में, चिंकी के घर में ले आते हैं, चिंकी के घर में एक, मान लीजिए एक वायर ये आ गया चिंकी के घर में, और दूसरा वायर चिंकी अपने घर में ये ला दिया। ठीक है, चिंकी का घर बना देते हैं। मान लीजिए चिंकी का घर है, ठीक है, और चिंकी के घर की वायरिंग, ठीक है, चिंकी के घर में इस तरीके से तार आ रहे हैं। ठीक है, ये चिंकी बना देते हैं, ये चिंकी है। ठीक है, अब चिंकी क्या करिए, चिंकी के घर में बाहर आ रहे हैं। अब चिंकी देखिए, जब चिंकी जमीन पे खड़ी हुई है, ठीक है, चिंकी ने क्या किया, इस तार को गलती से छू दिया। समझना, हमें करंट क्यों लगता है ये बता रहा हूं मैं, जान लो। चिंकी ने जैसे इस तार को छुआ,
बोलते हैं ना कि स्लीपर्स पहन के रखिए, लकड़ी के तख्ते के ऊपर खड़े रहिए, करंट कम लगेगा। क्यों लगता है वो रीजन बता रहा हूँ। तो चिंकी ने इस तार को छू दिया। ये तार कितने वोल्टेज पे है? 440, सॉरी 220 वोल्टेज पे है। और जमीन कितने वोल्टेज पर है? जमीन होगी जी 0 वोल्ट पर, क्योंकि मैंने बताया था पृथ्वी का वेग कितना होता है? 0 वोल्ट। अब समझना, चिंकी का जो वोल्टेज है वो 440 वोल्ट, सॉरी 220 वोल्टेज पे है। चिंकी के जो तार में करंट आ रही है वो कितना है? 220 वोल्ट। ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, जैसे ही चिंकी ने इसको टच किया, जैसे ही चिंकी ने इसको टच किया, तो चिंकी के शरीर से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, आवेश प्रवाहित होगा, और इसके बॉडी से होते हुए जमीन में जाएगा। जैसे ही आवेश प्रवाहित होगा, सुनना, जैसे ही आवेश प्रवाहित होगा तो आवेश का प्रवाह क्या कहलाता है? वैद्युत धारा, करंट कहलाता है। तो चिंकी के शरीर में क्या दौड़ने लगेगा? करंट दौड़ने लगेगा, और चिंकी की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी झटके के कारण। चिंकी को शॉक लगेगा। ठीक है। जिसके कारण चिंकी की क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है। तो ये क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इसको करंट आया। ठीक है। और वहीं अगर चिंकी क्या करती, चिंकी चिंकी ने स्लीपर्स पहन रखे होते, क्या पहन रखे होते? स्लीपर्स। और वो लकड़ी के बोर्ड के ऊपर खड़ी होती, क्या खड़ी होती? लकड़ी के बोर्ड के ऊपर। तो चिंकी को करंट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो जमीन के कांटेक्ट में नहीं, परिपथ पूरा ही नहीं हुआ। सर क्या बोल रहे हो? मतलब चिंकी जमीन से ऊपर है, जमीन से ऊपर है। तो जैसे चिड़िया ऊपर बैठी थी, ऐसी चिंकी ने भी तो सिंगल वायर पकड़ रखा है। ठीक है। इस कारण चिंकी की बॉडी से करंट प्रवाहित नहीं होगा। ठीक है। वोल्टेज तो आएगा लेकिन करंट प्रवाहित नहीं होगा। तो चिंकी को कब झटका लगेगा? जब चिंकी दो वायर को पकड़ेगी। और वो दो वायर भी कैसे होने चाहिए? अलग अलग पोटेंशियल पे होने चाहिए, यानी विभवांतर, यानी विभव में अंतर होना चाहिए। ठीक है। सर इसका मतलब अगर चिंकी गलती से ये वायर ना पकड़ के, हाँ समझो समझो, ये वाला वायर ना पकड़ के ये वाला वायर पकड़ ले, ये वाला वायर, तो सर चिंकी को करंट लग गया? भाई बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? ये भी 0 वोल्टेज पर, ये भी 0 वोल्ट पर, आवेश प्रवाहित नहीं होगा। आवेश प्रवाहित नहीं होगा तो चिंकी को कोई भी झटका नहीं लगने वाला। इज इट क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि मतलब करंट कैसे प्रवाहित होता है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे समझिए। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा देता हूं, इससे ये टॉपिक आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। किसी विद्युत बल्ब के तंतु से, विद्युत बल्ब के तंतु से, तंतु से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा, विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, होती है। प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए। प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए। आवेश की गणना कीजिए। गणना कीजिए। चलिए भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी विद्युत बल के तंतु से 0.5 एम्पियर की धारा, तो ये क्या दे रखा है? आई दे रखा है। कितना धारा जा रही है? 0.5 एम्पियर। कितने समय तक प्रवाहित हो रही है? 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। टाइम कितना दे दिया? 10 मिनट। इन्होंने बोला कितना आवेश प्रवाहित होगा, क्यू पूछा है। भाई अभी फॉर्मूला पढ़ा था, आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो क्यू पूछा है तो क्यू बराबर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? आई इंटू टी। तो क्यू बराबर आई कितना है? 0.5 एम्पियर। और टाइम कितना है? 10 मिनट। आपको याद रहे समय हमेशा सेकंड में लेना। किस में लेना है? सेकंड में। तो इसको समय को सेकंड में बदलेंगे, तो 10 गुणा कितना कर देंगे? 60 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 600 सेकंड आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि एक मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड। तो कितना आ जाएगा टाइम? 600 सेकंड। पॉइंट हटाया 0, इससे इसको काट दिया, 60 का गुणा करूंगा तो क्यू बराबर 300 कूलम आ जाएगा। ठीक है जी। तो 10 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा? 300 कूलम प्रवाहित हो जाएगा। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परिपथ में प्रति मिनट, किसी परिपथ में, परिपथ में प्रति मिनट, प्रति मिनट 180 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। आवेश प्रवाहित हो रहा है, प्रवाहित
हो रहा है, हो रहा है। परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात की है। परिपथ में बहने वाली बहने वाली धारा ज्ञात की है। धारा ज्ञात कीजिए। चले भाई, किसी परिपथ में प्रति मिनट यानी प्रति मिनट प्रत्येक 1 मिनट में 180 कूलम, तो कितना दे दिया, Q बराबर 180 कूलम प्रति मिनट। टाइम कितना दे दिया, प्रति मिनट यानी 1 मिनट, तो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो आई बराबर फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन टी। तो आई बराबर Q कितना 180, टाइम कितना 60, 0 से 0 6 से काटेंगे, तो आई बराबर 3 एम्पियर। ये रही आपकी धारा। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, और टॉपिक क्या होगा, ओम का नियम। ठीक है, ओम महाराज थोड़ा बहुत पढ़ा होगा साइमन ओम के बारे में, तो उन्हीं के ऊपर लेक्चर रहेगा, जिसमें मैं हो सकता है प्रतिरोध को भी कवर अप करने का प्रयास करूंगा। याद रहे, मैंने आपको एक क्वेश्चन एक टॉपिक के बारे में पूछा था, परिवर्तित प्रतिरोध। अगर आप चाहोगे उसको लेक्चर में इंक्लूड करना है तो कमेंट कर देना, मैं उसको लेक्चर में इंक्लूड कर दूंगा कि वो कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद।